तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अनबॉक्सिंग हम लोग करते रहते हैं। रिव्यूज़ के लिए आजकल कॉमिक्स आ ही इतनी स्पीड से रही हैं दोस्तों कि अनबॉक्सिंग ही अनबॉक्सिंग हम करते रह जा रहे हैं। रिव्यूज़ का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। कहाँ रिव्यू करें पुरानी कॉमिक्स को, जब नई ही इतनी आती जा रही है और नई में भी इतने सारे अलग अलग टाइप्स आ रहे हैं। स्पेशल कलेक्टर एडिशन, प्रीमियम एडिशन और आपका डीलक्स एडिशन, हार्ड कवर, पेपर बैग। तो इन सब का अनबॉक्स करने में ही हमारा इतना समय जा रहा है कि हम जाके भी आ ही नहीं पा रहे अपने रिव्यूज़ की तरफ। तो लेकिन आज मैंने ठान लिया है कि आज हम रिव्यू करके ही रहेंगे इस हाल ही फ़िलहाल में आई विध्वंस और कुछ समय पहले आई परकाले के रीप्रिंट्स का। और इसमें हम बात क्वालिटी की नहीं करने वाले, इसमें हम बात कहानी की करने वाले हैं, इसमें हम बात चित्रकारी की करने वाले हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं उस समय की जब ये कॉमिक्स आई थी। दोस्तों, कहने को तो ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉमिक्स हैं, लेकिन ये सीक्वेंस में एक के बाद एक आई थी और इन दोनों की कहानियों में एक जुड़ाव भी है। वो है इनके मेन विलन का, जो है सदम। विध्वंस में वो आया, उसको एक तरीके से हरा भी दिया गया, लेकिन उसने तुरंत वापसी की थी परकाले में। तो शुरुआत करेंगे हम विध्वंस से। दोस्तों, 2002 में ये कॉमिक्स आई थी। 40 रुपये इसका तब मूल्य था। अभी हाल फिलहाल में इस कॉमिक्स को हमने लिया है 180 रुपये में। समय बदल गया है दोस्तों, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसका असर कॉमिक्स पर भी पड़ा है। कोई बात नहीं, अब बात करते हैं इस कॉमिक्स की कहानी को लेके। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत भी हुई है एक मियाँ बीवी के झगड़े से। को भी देखता है दो मियाँ बीवी आपस में झगड़ रहे हैं, जाके उनको रोकने की कोशिश करता है। वह उसको समझाता है कि भाई जाओ, जाके जेन को अपनी ताकत दिखाओ, तुम्हारी ताकत से इम्प्रेस होकर भेड़िया को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएगी। वो उसको ताकत दिखाने के लिए भाई गेंडों से अपनी जगलिंग शुरू कर देता है। एक गेंडा बिदक के जेन की तरफ जाता है, भेड़िया आके उसको बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे को भी गुस्सा हो जाता है कि नहीं भाई, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तूने सबको मुझसे अलग कर दिया है। और यहाँ पे इस समय उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब था कि उसने बुला लिया भेड़िया फौज को। जैसे तैसे बेचारा भेड़िया चढ़ा उनसे बचने के लिए पेड़ के ऊपर, तो कोबी ने उस पेड़ को भी उखाड़ दिया। और इस पेड़ के उखड़ने से शुरू होती है असली कहानी। तो कहते हैं ना, बटरफ्लाई इफेक्ट के एक छोटा सा इंसिडेंट भी बहुत बड़े एक इंसिडेंट को जन्म दे देता है बटरफ्लाई इफेक्ट के तहत। तो ऐसे ही इस मियाँ बीवी के झगड़े से ये पेड़ उखड़ा और इस पेड़ के उखड़ने से इसके नीचे दबा अधम बाहर निकल आया। जो शुरू में दिखाया गया है कि एक पाप शक्ति है और सदम को दिखाया गया है एक पुण्य शक्ति है, जहाँ पे इसकी भिड़ंत सबसे पहले धौंकिनी से होती है। और इधर अधम अपना ध्यान लगाए हुए था इस लड़ाई के ऊपर। इस लड़ाई के दौरान ही नागराज की एंट्री होती है और नागराज और सदम मिलके धौंकनी को हरा देते हैं। तब अधम को रियलाइज़ होता है कि उसको अपनी शक्तियाँ बढ़ाने की ज़रूरत है। अपनी शक्ति बढ़ाने की उसे एक योजना समझ में आती है कि वो पुण्य आत्माओं को एक एक करके मार दे। इससे उसकी शक्ति बढ़ेगी और सदम की शक्ति कम हो जाएगी। ऐसा हमको शुरुआत में दिखाया गया। नागराज की मदद मांगता है सदम उससे बचने के लिए। इधर एल्फेंटो और तंतन्ना आके भी भेड़िया से भिड़ जाते हैं और अल्टीमेटली अधम की सहायता से, अधम की मानसिक योजना जो प्रेषित की जाती है कोबी की तरफ, उसके तहत वो भेड़िया की आत्मा निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है और कोबी को वहाँ से ले जाता है। कोबी को एक तरीके से आउट ऑफ द सीन कर देता है। इसके बाद नागपाशा की एंट्री होती है। नागपाशा इसके पास आता है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। वो सोचता है कि अगर मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा तो शायद मेरे पास इतनी शक्ति हो जाएगी कि मैं नागराज को हरा पाऊँगा। थोड़ा सा एक सीन आता है, इसमें लड़ाई होती है। फिर ये इसका माइंड पढ़ के समझ जाता है कि ये भी सेम मोटिव से मुझे कवर करना चाह रहा है जिस मोटिव से मैं आया हूँ, यानी कि नागराज और अन्य पुण्यात्माओं की मौत। तो काफ़ी अच्छे सीन है। फिर उसके बाद वो नारका जेल से सभी लोगों को छुड़ाता है। देन दिल्ली पहुँचता है। दिल्ली में परमाणु से भिड़ंत होती है। परमाणु को भी वो लोग इतनी बुरी तरीके से घेरते हैं और मजबूरीवश उसको भी कई सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी हार होती है और उसकी आत्मा भी अधम के द्वारा निकाल ली जाती है। दोस्तों, परमाणु की आत्मा निकालने के बाद ये बढ़ते हैं फिर दिल्ली की तरफ, जहाँ पे उनका मुंबई की तरफ, जहाँ पे उनका शिकार होता है डोगा। डोगा को शिकार बनाने के लिए काल पहेलिया शुरुआत करता है। काल पहेलिया लेकर आता है मैन बैट को, और मैन बैट के काटने से जो डोगा है वो वायरस का शिकार हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी मौत पास आने लगती है। और यहीं उसको नहीं बख्शते। इसके बाद जो
इतिहास है वो एक पुराना इतिहास जिंदा करता है और उसको अलेक्जेंडर के सिकंदर के सैनिकों के सामने लाके खड़ा कर देता है। यहाँ से भी डोगा जैसे तैसे बच के निकलता है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो कालू के पीछे जा रहा होता है तो उसकी बाइक में ब्लास्ट होता है जिसमें बम लगाया था वाना वामन ने, और इसके बाद वो उसकी जान भी निकाल लेता है। इसी बीच नागराज आके इसको ध्रुव को आके सब कुछ बताता है किस तरीके से हो रहा है, और ध्रुव के दिमाग की तारीफ सुनने के बाद अधम डिसाइड करता है कि वो उससे खुद ही जाकर भिड़ेगा, और इस भिड़ंत में अधम 2 बार उससे हारता है और वो डिसाइड करता है कि वो कुछ ऐसा करेगा जो आज तक किसी इंसान ने सोचा भी नहीं होगा। इधर नागराज को ले जाते हैं इतिहास की मदद से तक्षक नगर के इतिहास में, जहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि जाके वो नागराज के माता पिता यानी कि ललिता देवी और तक्षक राज को मार दे, और जिसकी वजह से नागराज कभी पैदा ही ना हो पाए। तो दोस्तों बहुत अच्छे सीक्वेंस इसमें बन के आए हैं, सारे हीरोज़ की आत्मा भी इसमें निकाल ली गई है। एंड में नागराज और ध्रुव की लड़ाई भी होती है जिसमें नागराज की आत्मा भी अधम निकालने में सफल हो जाता है। तो दोस्तों इसके एंड में क्या होता है इसको जानने के लिए आपको ये कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको अंत नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि 122 पेज में सिमटी ये कॉमिक्स अपने आप में एक बेहतरीन कला का नमूना है। आप चाहे इसकी आर्ट की बात करें, आप चाहे इसकी कहानी की बात करें, आप इस कॉमिक्स की किसी भी तरह से बुराई नहीं कर पाएंगे, आप इसमें कोई भी लूप होल नहीं ढूंढ पाएंगे। और इसके एंड में हमको एक शिक्षा मिलती है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि किसी की शक्ल को देखकर आप उस पर भरोसा ना करें। क्या पता कि एक अच्छे नाम वाला व्यक्ति भी बुरा निकले और बुरे नाम वाला व्यक्ति भी इन द एंड अच्छा निकले। तो ये कहानी है विध्वंस की। विध्वंस के तुरंत बाद आई थी परकाले, जिसमें जो मेन विलेन सदम था वही इंक्लूडेड था। इसमें सारे हीरोज़ इंक्लूडेड नहीं है, इसमें नागराज और ध्रुव और उनके जितने भी सहायक लोग हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। शुरुआत होती है कहानी की वही सदम वाले सीक्वेंस से दिखाया जाता है कि सदम पाप क्षेत्र के अंदर कैद है, और इधर एक युवती दिखती है जो बेड़ियों में जकड़ी हुई स्वर्णनगरी के आसपास बहती हुई आ रही है। वो उसको लेकर आ जाते हैं उसकी जान बचाने के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए। यहाँ पर बंद है चंडकाल भी, और इधर ये जो बेड़ियाँ जिसमें ये लड़की जकड़ी हुई आई थी वो बेड़ियाँ तबाही मचाना शुरू कर देती हैं। सब लोग चाह के भी इनको रोक नहीं पा रहे होते हैं। इधर जो धनंजय है वो इनसे बचने की कोशिश करता है, द्वार बना के उसको बाहर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेड़ियाँ पहुंच जाती हैं राजनगर की तरफ, क्योंकि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता कि उसको वो द्वार किधर की तरफ खोलना है। और इन्हीं बेड़ियों के साथ ध्रुव आ जाता है, और ध्रुव आके समझ जाता है कि किस तरीके से ये बेड़ियाँ वर्क कर रही हैं। तो पता चलता है ये जो लड़की है ये भी अपने आप में एक विलन है जिसका नाम है डंकिनी। तो जैसे कर तैसे करके काफ़ी लंबे सीक्वेंस के बाद वो चंडकाल की मेमोरी को और चंडकाल को आज़ाद कराने में सक्सेसफुल हो जाती हैं। यहाँ वो मर जाती है और चंडकाल यहाँ से आज़ाद होके भाग जाता है। यहाँ से भाग जाने के बाद उसकी भिड़ंत होती है नागराज से। अल्टीमेटली हो ये रहा होता है कि इस लड़ाई से पुण्य ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकल रही होती है, पाप ऊर्जा निकल रही होती है, जिसकी वजह से सदम इस द्वार को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पाप क्षेत्र के द्वार को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। लंबी लड़ाई चलती है, इसको धनंजय आके देखते भी हैं। पंच रूप में ये विभक्त हो चुका होता है, 5-5 रूप नागराज से लड़ रहे होते हैं। इस बीच ध्रुव आके उसको संभालने की कोशिश भी करता है, लेकिन इस ड्यूरेशन में इतनी पाप ऊर्जा फैल जाती है इसके पहले वो द्वार सिमटे कि अधम नागराज को वापस अंदर खींच सके। अधम नागराज को अंदर खींचता है और इधर ये पाश के थ्रू नागराज को पकड़ के बाहर लाने की कोशिश करते हैं। नागराज को बाहर भी ले आते हैं, लेकिन अंदर जाके नागराज बोलता है कि अंदर जाके उसे इतना पता चल गया है कि सदम की योजना ये है कि वो किसी भी तरीके से बाहर आके त्रिमुंडों को हासिल करेगा और पूरे पाप क्षेत्र को उसमें कैद कर लेगा और सभी पाप आत्माओं का गुलाम बन जाएगा। तो वो प्लान बताता है कि हम लोग सभी जाते हैं और जाके सभी त्रिमुंडों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन इसी बीच ध्रुव के पास एक मानसिक संकेत आता है, मानसिक मैसेज आता है नागराज की तरफ से कि मैं असल में पाप क्षेत्र में कैद हूँ और जो बाहर आया है वो सदम है जो मेरा रूप लेकर आ गया है और त्रिमुंडों की सहायता से वो सभी को अपने काबू में करना चाहता है। तो दोस्तों यहीं से शुरुआत हो जाती है तनातनी की कि ध्रुव एक बैकअप प्लान के साथ चल रहा होता है और नागराज के जितने भी सहयोगी और नागराज यानी कि जो भी वो असली नागराज या नकली वो चल रहे होते हैं कि उन्हें त्रिमुंडों को एक करना है। वो ध्रुव की बात नहीं मान रहे होते हैं। तो इसमें ध्रुव के सहायक और ध्रुव और नागराज के सहायक के बीच भिड़ंत होती है। तीनों ही बार में ध्रुव
को मुंड इन लोगों को देना पड़ता है, नागराज के सहायकों को, और अल्टीमेटली ये लोग आके इसको जोड़ देते हैं। तो क्या असली नागराज ही था जो त्रिमुंडों को जोड़ रहा था, या असली नागराज पाप क्षेत्र में कैद था? तो कैसे वो नागराज पाप क्षेत्र से बाहर आया, कैसे वो सधम से जीत पाए, और कैसे पाप क्षेत्र के खतरे से मुक्ति मिली, और इन द एंड क्या वाकई में सधम का कंप्लीट एंड हो पाया, या कहानी थोड़ी बहुत फिर बाकी रह गई? तो दोस्तों, जानने के लिए आप ये दोनों कॉमिक्स ज़रूर पढ़ें। अगर आप पहले इनको नहीं खरीद पाए थे और अगर इनको आप अब भी ख़रीदते हैं तो अपनी जिस कॉस्ट में ये आई हैं आप इनको जस्टिफाई कर सकते हैं। 122-123 पेज की दोनों कॉमिक्स से हैं। 180 रुपीज़ का रिसेंट में अभी 4-5 दिन पहले ये कॉमिक्स आई है। परकाले काफ़ी शुरुआत में आ गई थी, जब रीप्रिंट्स आने शुरू हुए थे तब भी ये 180 की ही आई थी। तो 180 रुपये में 122 पेजेस दोस्तों आज के समय में एक महंगा सौदा नहीं है। हम कलेक्टर एडिशंस के रेट्स के बारे में यहाँ कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन दोनों कॉमिक्स, इनके पेजेस और इनके प्राइस को लेकर। तो दोस्तों, अगर आपने इन कॉमिक्स को नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा भी है और अभी आपके पास नहीं है, तो मेरा सजेशन है ये कॉमिक्स आपके कलेक्शन में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने समय के वो मास्टरपीस हैं जिनको आप किसी भी समय में पढ़ें, ये हमेशा हमेशा आपके लिए इंटरेस्टिंग बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो में आपको कोई कमी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कॉमिक्स का रिव्यू हम लोग करें तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अब आने वाले हैं बहुत सारे रिव्यूज़। कुछ होंगे डिटेल्ड रिव्यूज़, कुछ होंगे फटाफट रिव्यूज़ जिसमें हम छोटी छोटी कॉमिक्स को भी रिव्यूज़ करते चलेंगे। तो दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।